नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आज चौहान स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल एमसीक्यूज की सीरीज चलाई हमने हिस्ट्री से। आगामी जो परीक्षा है जेआईसी प्रवक्ता और जीडीसी या पीजीडी टीजीटी के लिए, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिए और आंसर देने का प्रयत्न कीजिए, उसके बाद फिर आप आंसर चेक करना। और ऐसे हम डिटेल एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन के रूप में किसी भी क्वेश्चन का डिटेल एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। तो पहला क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को आरंभ करने के उद्देश्य क्या थे। इसने पूछा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को आरंभ करने के उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहली बात है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में बन के आया था, कब आया था। तो सबसे पहले जानना है ये भारत का गवर्नर जनरल था या बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्योंकि कन्फ्यूजन पॉइंट है ना। कई बार ये होता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ये कई सारे क्वेश्चन जो आते हैं, और अगर इनको हम सारे को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है। तो अगर बात की जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखना बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कब, प्लासी के युद्ध के समय 1757 में। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल के रूप में जो प्रथम व्यक्ति चुना गया वो कौन था, तो वो था वारन हेस्टिंग। 1773 में जब बना गवर्नर जनरल, पहले अंतिम गवर्नर था बंगाल का और प्रथम गवर्नर जनरल था। और यही बात पूछा जाए कि अंतिम जो गवर्नर जनरल था बंगाल का और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था, तो ये था विलियम बेंटिक। कौन, विलियम बेंटिक। और पूछा जाए कि भारत का जो प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये था कौन, केनिंग, जो 1858 में, मतलब कि जैसे महारानी की घोषणा के बाद जो नियुक्ति हुई गवर्नर जनरल की जगह वायसराय के रूप में, डलहौजी के बाद जो वायसराय के रूप में बना था। तो ये एक क्रम है, आप इसको थोड़ा एक बार देख लेना दोबारा फिर से कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, है ना। तो बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, ध्यान रखना। और इसका जो कार्यविधि थी जो भारत में, वो थी 1786 से लेकर 1793 के बीच में। इसने अपने टाइम पीरियड में 7 साल का जो इसका यहाँ पे शासनकाल रहा, काफ़ी पर्यटन, मतलब काफ़ी सारे प्रयोग किए। और इसी के समय में जो कल हमने पढ़ाया था कि आंग्ल मैसूर में जो 2 युद्ध लड़े गए थे, इसी के समय में जो मंगलोर की संधि हुई थी, और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की जो महत्वपूर्ण संधि थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। तो यहाँ बात पूछी गई है स्थायी बंदोबस्त की, भू राजस्व में सुधार की बात की गई है यहाँ पे। तो वैसे तो जो प्लासी के युद्ध के बाद से ही जो ब्रिटिशों की जो एक नीति थी, शोषणकारी जो नीति थी, उसका आरंभ हो चुका था। और उन्होंने यहाँ पे जो अपना साम्राज्यवादी नीति का प्रचार करना और प्रसार करने के लिए आय की भी ज़रूरत थी। तो भू राजस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई सारे सुधार, मतलब कि सुधार किए, जिसकी शुरुआत वारन हेस्टिंग से की जाती है। वारन हेस्टिंग जब 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ, तो उसने भू राजस्व के मामले में एक 5 वर्षीय योजना को शुरुआत किया, 5 वर्षीय योजना की भू राजस्व के मामले में। लेकिन ये कोई स्थायी योजना ही थी। और 5 साल के बाद जब 1776 में फिर इसको दोबारा हटा के 5 वर्षीय योजना को दोबारा 1 वर्ष के लिए लागू कर दिया। लेकिन इसी क्रम में हम आगे बढ़ते देखते हैं कि जैसे कॉर्नवालिस आता है, और कॉर्नवालिस ने 1790 में एक बंदोबस्त स्थायी, यानी कि जमींदारी व्यवस्था के रूप में एक अपनी ये प्रथा चलाई। और उसमें उन्होंने रखा कि इसको 10 वर्ष के बाद परिवर्तन कर देंगे, 10 वर्ष के बाद। लेकिन 3 साल बाद ही 1793 में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त को शुरू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त मतलब कि जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जमींदारी व्यवस्था के नाम से, क्योंकि किसानों के बीच में और ब्रिटिश लोगों के बीच में जो कड़ी थी बीच की, वो कौन थे, जमींदार थे। डायरेक्ट किसानों का
ब्रिटिश लोगों से कोई संपर्क नहीं था। अगर जो जमींदार लोग थे, अगर भुगतान जो कर था अगर वो समय सीमा पर नहीं होता तो एक सूर्यास्त जो कानून सिद्धांत था लागू कर रखा था, उसके तहत इनकी जो भूमि थी जो जमींदारों को दी गई थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। और तो ये 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसने पूछा कि उसके उद्देश्य क्या क्या थे, तो ऑप्शन पढ़े। पहला ऑप्शन था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठावान जमींदारों के धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का निर्माण करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉर्नवालिस जब जो ब्रिटिश से भारत में आया था, और ये एक जो जमींदारी वर्ग जो परिवार था उससे संबंधित था। और ब्रिटिश वहाँ पे ब्रिटेन में उन्होंने देख रखा था कि कैसे कैसे जो जमींदार की जो कार्य प्रणाली होती है उसी को इसने यहाँ पे लागू करना चाहा, लेकिन भारत में ये विधि सफल नहीं हो पाई। लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठावान जमींदारों के धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का निर्माण करना। आपको ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो नहीं होगा। बहुत अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते कि भाई कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत की, है ना। अब तो अंदर से पूछते हैं यार, अंदर से भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तभी आंसर हो पाएगा, अगर आप नेट जीआईसी जीडीसी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो। हाँ, एसएससी वगैरह में भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट ही। तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस कब? 1793 में। अगर पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कितनी ज़मीन को रखा गया था, तो 19%। और 19% जो किस क्षेत्र में थी ज़मीन स्थायी बंदोबस्त वाली, ये थी बंगाल, बिहार और जो उत्तर पश्चिमी जो वो अपना प्रांत था जो यूपी वाला, इसका जो बनारस खंड था वो, और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक वाला एरिया था। इसके क्षेत्र को 19% के समथिंग इसको इसमें स्थायी बंदोबस्त में रखा गया था। और हमने कल आपसे बताया था कि रैयतवाड़ी जो प्रथा थी उसमें कितनी भूमि को रखा गया था, तो उसमें 51% थी, जो ज़्यादातर दक्षिण को कवर करती थी, जैसे मद्रास, बम्बई है ना। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को आय की स्थिरता प्रदान करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को आय की स्थिरता प्रदान करना, सही बात है भाई। इससे क्या होता था, स्थायी बंदोबस्त से एक जो परमानेंट आय होती थी उनकी, ये नहीं था कि उनको किसानों से कर के झंझट जो करने पड़ते थे पहले, अब वो नहीं रहा। अब इनको बिचौलिया का जो काम करता था वो जमींदार वर्ग करता था, और जमींदार से एक स्थिर आय मिलती थी। इसकी हालांकि इससे इनको हानि भी काफ़ी हुई, हानि की भी चर्चा बाद में करेंगे। तीसरा ऑप्शन, कृषि का विस्तार करना और कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सोचा था ब्रिटिश लोगों ने, अगर हम जमींदार को इसमें बिचौलिए का काम कराएंगे तो जमींदार जो बंजर पड़ी भूमि है या और अन्य भूमि है उसको अधिक से अधिक जोती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का प्रयोग होगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और कृषि का विस्तार भी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर है डी, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों नाम से भी जाना जाता है, द्वारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे लागू किया गया था। तो इसने पूछ रखा है जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था उससे संबंधित 3 ऑप्शन दे रखे, आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़े। हर बार एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एसएससी, एनटीपीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी, अगर इतिहास से क्वेश्चन बनता है तो भारत में जो संवैधानिक विकास है उससे क्वेश्चन बनने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बनती है। और ये आपका इतिहास के साथ साथ पॉलिटी को भी कवर करता है। ये पॉलिटी के सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक रखा गया है। तो ऑप्शन पढ़िए इसका कि प्रांतीय सरकार के स्तर पर द्वैध शासन, सही बात है। अगर बात पूछी जाए आपसे 1919 के अधिनियम में, तो प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन रखा गया था। अगर बात यहाँ जाए कि केंद्र स्तर पर द्वैध शासन, तो 1935 अधिनियम में। ये बात बहुत कन्फ्यूजिंग वाली है कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन 1919 और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन 1935 में। दूसरा ऑप्शन कि केंद्र सरकार के स्तर पर द्विसदनीय विधायिका तो 2 ही रखी गई थी केंद्रीय सरकार के स्तर पर, एक केंद्रीय विधान परिषद और एक राज्य परिषद।
है ना। ये दोनों जो दो विधायिका रखी गई थी, द्विसदनीय थी ये, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन था कि वायसराय की अध्यक्षता, वायसराय की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। गलत बात है भाई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ है ये तो बहुत पहले मिल चुकी थी, इससे 60 साल पहले यानी कि 1861 के अधिनियम में मिल चुकी थी भाई अध्यादेश को जारी करने की शक्तियाँ। तो किसको? वायसराय को। तो इसका आंसर क्या है भाई? 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करिए विचार भाई। तो पहला ऑप्शन जो है, इसने चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो भाई बिल्कुल सही बात है। 1813 का अधिनियम अगर आपने पढ़ा हो उसमें आपको सबसे पहले तो ये बात जाननी है कि जो कंपनी का जो एकाधिकार था जो शासन की तरफ से आया था, चीन को लेकर और चाय को लेकर सारा समाप्त कर दिया था। बस चीन और चाय बची थी, दो चीज़। और ये 1833 में आगे जो इनका व्यापार था इस पर भी एकाधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिया, चाय और चीन को लेकर भी। 1813 में दो चीज़ छोड़ दी गई थी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला। दूसरा कि कंपनी के ऋणों का उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया। कंपनी के ऋणों का उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया। सही बात है भाई, बिल्कुल कर लिया। तीसरा ऑप्शन, इसने प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा भर्ती का प्रावधान किया। नहीं भाई, सिविल सेवा परीक्षा का प्रावधान तो 1853 के अधिनियम में हो रहा है, भारत शासन अधिनियम में 1853 में, कि जब इंग्लैंड लंदन के साथ साथ भारत में भी इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। किसका? प्रतियोगी परीक्षा का, सिविल सेवा की, है ना। तो पहला दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है भाई। चार्टर एक्ट या अधिनियम तो करने पड़ेंगे आपने। 1776, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ये अधिनियम तो करने पड़ेंगे। हर बार एक क्वेश्चन तो बनता ही है, दो भी बन जाते हैं कई बार, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लो ये आएगा परिषद से क्वेश्चन दोबारा फिर। केंद्रीय विधान परिषद को वार्षिक बजट पर चर्चा करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया। दोबारा पढ़ो भाई ऑप्शन को। केंद्रीय विधान परिषद को वार्षिक बजट पर चर्चा करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया। नहीं भाई, बजट पर चर्चा तो कर सके थे इस अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया, ये गलत है ऑप्शन। इसके बाद दूसरा ऑप्शन, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत हो गया। नहीं भाई, गैर सरकारी सदस्यों का तो बहुमत हुआ ही नहीं, और जो सरकारी सदस्यों का बहुमत हुआ भी वो 1909 के अधिनियम में हुआ था, और विधान परिषद और प्रांतीय जो परिषद थी दोनों को लेकर हुआ था। गैर सरकारी का तो हुआ ही नहीं, 1909 में भी नहीं हुआ गैर सरकारी का। 1909 में भी सरकारी जो वो थी सरकारी जो सदस्य थे उनको बहुमत हुआ था। और तीसरा ऑप्शन, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहाँ लागू की गई? अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, आम जनता की वोट ही नहीं डलती थी। 1919 का जो अधिनियम आया उसमें हुआ कुछ स्तर पे जो प्रत्यक्ष जो चुनाव होता था 1919 के अधिनियम में। ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब लागू की गई? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये कुछ कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और इनके सामने इनके अध्यक्ष है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आपने अधिवेशन भी एक बार सारे 1885 से ले गए और 1947 तक जितने भी अधिवेशन हुए उनको देख लेना है। उनमें आपको देखना क्या है, विशेष तौर पर आपको या तो ये देखना है कि उस वर्ष जब अधिवेशन ये चल रहा था कि घटना कुछ इम्पोर्टेंट घटी हो, जैसे कि भाई 1885 से जो शुरुआत है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर ये पूछ लेगा कि भाई प्रथम मुस्लिम कौन था अध्यक्ष, किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, या प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन था जिसने अधिवेशन में अध्यक्षता की, या फिर वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, या बंगाल विभाजन कब हुआ, या सूरत की जो फूट पड़ी वो कहाँ हुआ था, है ना। जो 1909 का अधिनियम आया उस समय जो अध्यक्ष था कांग्रेस का वो कौन था, है ना। कलकत्ता से जब राजधानी परिवर्तन हुई दिल्ली, तब अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, कहाँ हुआ था? लखनऊ तो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने।
प्रथम महिला जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की 1993 एंड। तो इसी प्रकार ये सारे, जैसे कि 1918 जलियांवाला बाग के समय अध्यक्षता किसने की, असहयोग आंदोलन के समय अध्यक्षता किसने की, 1900 महात्मा गांधी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, और उसके बाद जैसा बहुत सारे प्रथम जो सभी नवाग्या आंदोलन चला 1930, 31, 32 में अध्यक्षता है ना 1900। तो कुछ ऐसे ही है, हमको देखने हैं, इम्पोर्टेंट तो देखने पड़ेंगे, सारे याद करने पड़ेंगे कि किस वर्ष कहाँ पे हुआ, भारत की महिला किस महिला ने किया या किस यूरोपियन ने किया, है ना, कौन किसने अध्यक्षता की। तो जो पहला अधिवेशन है इसमें दे रखा है कि फैजपुर अधिवेशन जो 1936 वाला है, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1936 में अधिवेशन फैजपुर में। कहाँ पे, फैजपुर में। और ये किसानों से संबंधित था, किसानों को लेकर ये अधिवेशन बुलाया गया था, तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। सही बात है भाई। दूसरा अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन जो अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, हरिपुरा और त्रिपुरी 1939 में जस्ट जो आया था। लेकिन महात्मा गांधी से द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर जो ब्रिटिश के संबंध में थे, इनका मतभेद हो गया और अध्यक्षता मतलब जिसने अपने पद को त्याग कर दिया। और महात्मा गांधी भी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अध्यक्षता फिर किसने की, क्वेश्चन बनता है कि जो 1939 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की। ध्यान रखना कि राजेंद्र प्रसाद ने की थी उसकी अध्यक्षता। किसकी, 1939 के अधिवेशन की। ना पट्टाभी सीतारामैया हुआ और ना ही सुभाष चंद्र बोस उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर पाए। क्यों हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो अपने देशवासी है और द्वितीय विश्व युद्ध उस समय छिड़ गया था कि ये ब्रिटिशों का साथ दें, लेकिन सुभाष ऐसा नहीं चाहते थे। इस विषय को लेकर मतभेद हो गया था। तो बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में महात्मा गांधी बिल्कुल एकमात्र अधिवेशन बेलगांव ही था जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी। लेकिन ये गाँव में होने वाला अधिवेशन नहीं था, जैसे गाँव में आ रहा है ना बेलगांव, गाँव में नहीं। गाँव में कौन सा हुआ था, 1936 का फैजपुर अधिवेशन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए निम्नलिखित में कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता थी। 1909 की विशेषता क्या क्या थी, अब देखो भाई, हमने पहले कौन सा पढ़ा, इससे पहले 1892 पढ़ा, उससे पहले से 1833 भी पढ़ लिया, है ना। तो सारे करने पड़ेंगे भाई, 1909, 1935 और 1919, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषताएं थी। विशेषता बताइए भाई, पढ़ो ऑप्शन। इसमें भारतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। इसमें भारतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। हाँ भाई, जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि तो ही, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, उसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हुई संख्या में। तो ऑप्शन तो ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ नहीं दे रखा है। अगर पूछे कि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की, नहीं भाई, अप्रत्यक्ष रूप से की थी। नेक्स्ट ऑप्शन, इसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा प्रचलित की। सही बात है भाई। 1909 का जो अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, क्योंकि उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री कौन था, मार्ले। कौन था, मार्ले। तो इनकी मार्ले और मिंटो की जो दोनों के संयुक्त रूप से इन्होंने एक सुधार किया, मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 का पृथक है जो निर्वाचन मंडल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसके लिए थी ये, विशेषकर किस जाति वर्ग के लिए थी, तो ये थी मुस्लिम जाति वर्ग के लिए। और इसी प्रकार यह तो 1909 में मुस्लिमों के लिए, 1919 में फिर ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए और अन्य के लिए भी प्रचलित की गई। फिर 1900 जब हुआ था उन बाद में जाके फिर दलितों के लिए भी ये बात आ गई थी, जब उसके बाद पूर्ण समझौता हुआ था ना, तो तब। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, तीसरा, इसने बजट के मुद्दों पर पृथक रूप से मतदान के साथ साथ पूर्ण बजट पर समग्र रूप से मतदान की अनुमति दी। समग्र रूप से नहीं दी भाई, बजट की जो बजट की अनुमति तो दी थी, लेकिन पूर्ण रूप से अनुमति नहीं दी थी इस अधिनियम के अंतर्गत, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। और आज का ये हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको क्रम से लगाइए।
क्रमानुसार लगाने वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आपको घटना की जानकारी नहीं है कि कौन सी घटना किस वर्ष घटित हुई, तो आप आंसर लगाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आपको क्रम तो याद रखना पड़ेगा। और इतिहास विषय है कि अगर हम इसको क्रमानुसार पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, अगर हम इसको तोड़ मोड़ के पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से पहले क्रमानुसार पढ़िए, फिर MCQs लगाइए। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन की नियुक्ति, पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचाट। उपयुक्त घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको इन सारी घटनाओं को पता होगा तो तभी क्रमानुसार लगा सकते हो। तो देखो इसमें सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले क्या था, साइमन कमीशन आया था भारत में। कब आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन भाई। तो सबसे बस इसमें थोड़ा अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा मामला हो जाएगा। तो ये देख लो कि साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। कब? 1928 में। और इसका भारत में विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सभी सदस्य यूरोपियन थे। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, इसके सदस्य पूछ लेंगे, इन 4 नाम दे देंगे, इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं था, या किस किस पार्टी के जो सदस्य आए थे। जैसा लेबर पार्टी आई थी, लिबरल पार्टी आई थी, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, है ना। 4 सदस्य कंजर्वेटिव के थे, 2 लेबर के थे और 1 लिबरल का था। उनके नाम पूछ लेंगे। ये पूछ लेंगे कि लिबरल पार्टी जो थी, उदारवादी जो पार्टी थी ब्रिटेन की, उसके जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? तो किसने किया था? सर जॉन साइमन ने, है ना। सारों का इनका नाम याद रखना है, डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन आता है ना भारत में। क्यों आता भारत में साइमन कमीशन? क्योंकि 1919 का जो अधिनियम था, उसके जो प्रस्ताव थे उसकी जांच करने के लिए आना तो 10 साल बाद था, लेकिन पहले ही आ गया था। तो इसके बाद घटना जो घटी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हो गया था। 1931 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो चला था, किसके प्रयासों से? लॉर्ड इरविन के प्रयासों से। कहाँ हुआ ये गोलमेज सम्मेलन भाई? ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटिश और लंदन में, जेम्स पैलेस में। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? जो इसकी अध्यक्षता की थी, प्रधानमंत्री जो उस समय ब्रिटिश था, रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो इसमें मुख्य व्यक्ति कौन था? वो था जॉर्ज पंचम। कौन था? जॉर्ज पंचम। इसमें ध्यान रखने योग्य जो 3-4 बातें हैं वे क्या है कि प्रथम और तृतीय जो अधिवेशन था, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, उसमें कांग्रेस के किसी सदस्य ने भाग नहीं लिया। अगर कांग्रेस के किसी सदस्य ने भाग लिया, वो अधिवेशन था एकमात्र द्वितीय अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन अगर पूछा जाए उदारवादियों की तरफ से किसने भाग लिया या मुस्लिम लीग की तरफ से किसने भाग लिया, आपको डिटेल से देखना है। डिटेल हम भी करा देंगे, लेकिन आप पहले इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो दूसरे नंबर पर जो घटना घटी वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन के बाद। तीसरी घटना जो घटी थी वो थी सांप्रदायिक पंचाट। जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसमें जो कांग्रेसियों ने तो भाग नहीं लिया, अब मैकडोनाल्ड ने, जो अम्बेडकर जो थे, जो अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और उन्हें एक विशेष अधिकार मिल गया। और इसके बाद फिर पूना समझौता हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत को समाप्त करके उसमें कुछ दलितों के लिए स्थायी सीट रखी गई थी, उसको लेकर के। तो ये आज के कुछ MCQ थे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।